हाँ जी, आज हम नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है अकाउंटिंग रेशियो। अकाउंटिंग रेशियो, अकाउंटिंग रेशियो, ठीक है ना? तो अकाउंटिंग रेशियो पहले तो समझ लेते हैं रेशियो क्या होता है। रेशियो बड़ी सिंपल सी बात है, आप लोगों ने मैथमेटिक्स में भी पढ़ा हुआ है। रेशियो क्या होता है? रेशियो में कुछ कंपैरिजन बताता है कि भाई इसके मुकाबले ये इतना है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, कोई आदमी है जिसकी इनकम है 20,000 रुपए और उसके एक्सपेंसेस हैं 10,000 रुपए। तो हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं कि भाई उसकी इनकम और एक्सपेंसेस की जो रेशियो है ना वो 2:1 है। मतलब हम क्या कह रहे हैं कि भाई उसकी इनकम और एक्सपेंसेस की जो रेशियो है वो 2:1 है। मतलब कि भाई वो अपने अगर उसकी इनकम 2 है तो उसकी एक्सपेंस 1 है। मतलब उसकी इनकम 20,000 है तो उसके एक्सपेंसेस 10,000 है। इसका मतलब और क्या हो गया? इसका मतलब हो गया भाई उसकी इनकम जो है एक्सपेंसेस के मुकाबले डबल है। 2:1 का मतलब क्या हो गया कि डबल है। तो बड़ा बेसिक सी चीज़ है ये। रेशियो मेरे ख्याल मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। रेशियो का मतलब क्या होता है कि भाई 2 चीज़ को कंपेयर करते हैं और देखते हैं वो आपस में उनका क्या रिलेशन है। जैसे अभी इनकम एक्सपेंडिचर का मैंने बताया भाई 2:1 मतलब कि जो इनकम है वो एक्सपेंस के मुकाबले डबल है, 2 गुना है, 2:1 है। तो ये रेशियो पढ़ेंगे हम। अब हम जो रेशियो पढ़ने वाले हैं वो अकाउंट से रिलेटेड रेशियो पढ़ेंगे कि भाई अकाउंट से रिलेटेड रेशियो क्या-क्या हो सकती है, ठीक है ना? तो अब आप ये समझ लो कि आपको इस चैप्टर में 15 रेशियो पढ़नी है, 15। टोटल कुल मिला के आपकी 15 रेशियो है जो आपको इस चैप्टर में पढ़नी है। अब हम एक-एक करके उसको डिस्कस करेंगे और आपकी 15 रेशियो जो है ना वो आपको डिवाइड करी हुई है 4 पार्ट में। अब वो 4 पार्ट में पहले आपको लिखवा रहा हूँ, ठीक है? पहला पहला जो आपका है वो है लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो, इसके अंदर आपकी 2 रेशियो आएँगी, ठीक है जी? फिर अगला जो आपका है वो है सॉल्वेंसी रेशियो। सॉल्वेंसी रेशियो, इसके अंदर आपकी 4 आएँगी रेशियो, ठीक है जी? सॉल्वेंसी रेशियो के बाद आपकी है थर्ड, इसको एक्टिविटी या फिर टर्नओवर रेशियो भी कहते हैं। टर्नओवर रेशियो भी कहते हैं। इसके अंदर भी आपकी 4 रेशियो आएँगी और लास्ट है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, इसके अंदर आपकी 5 रेशियो आएँगी। तो मेरे ख्याल इसका टोटल 15 आ रहा होगा। 2 और 4 8 और 4 12 और 5 कितना हो गया? 6 और 4 10 और 5 15। तो टोटल 15 रेशियो हैं जो आपको पढ़नी है, ठीक है? तो इसको जल्दी से हम अब जो करने जा रहे हैं तो वो है लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो में 2 रेशियो हैं जिसमें पहली रेशियो का नाम जो है वो मैं लिखने जा रहा हूँ और उसको अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं। पहली रेशियो जो है उसका नाम है करंट रेशियो और बड़ी सिंपल सी रेशियो है, इसका फॉर्मूला लिख रहा हूँ। जितनी भी 15 रेशियो ना सबके फॉर्मूले हैं, तो जो पहली रेशियो है वो है करंट रेशियो। उसका फॉर्मूला देखो कितना आसान है। करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। कितना आसान है, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। अब आप लोगों को पता है कि करंट एसेट क्या होती है? पता है आप लोगों को? मेरे ख्याल सबको पता है करंट एसेट क्या होती है और करंट लायबिलिटी क्या होती है वो भी आप लोगों को पता है। और एक चीज और सोच लो, अभी आप लोगों ने कुछ टाइम पहले बैलेंस शीट याद करी थी, है ना? तो उस बैलेंस शीट में अपना जो इक्विटी एंड लायबिलिटी था, तो इक्विटी एंड लायबिलिटी के अंदर हमारा एक थर्ड पार्ट था करंट लायबिलिटी, है ना? जिसमें वो 4 थे। तो वो करंट लायबिलिटी वही होती है, आप लोगों को पता है। ऐसे ही हमने फिर एसेट साइड में करंट एसेट पढ़ा था। तो करंट एसेट में हमने 6 पढ़े थे जो उसके अंदर पार्ट थे। तो वो करंट एसेट्स होती हैं। तो मेरे ख्याल से करंट लायबिलिटी और करंट एसेट तो मेरे ख्याल आप लोगों को ऐसे कोई दिक्कत आएगी नहीं। फिर भी क्वेश्चन टू क्वेश्चन हम देखते हैं और आप लोगों से डिस्कस करूंगा मैं कि भाई आपसे पूछूंगा क्या ये करंट एसेट है या क्या ये करंट लायबिलिटी है। सीधा क्वेश्चंस पर आ जाओ, इसमें कुछ खास समझने का है नहीं। फॉर्मूले लर्न करने हैं आपको इस चैप्टर में। आपको ज्यादा मेहनत है और मेरी कम है, मतलब आपको फॉर्मूले लर्न करने हैं
उनको अप्लाई करना मैं सिखाऊँगा इस चैप्टर में बस। तो अभी पहला तो रेशियो जो है करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी है, करंट रेशियो है ये। इसमें आप सबसे पहले पहला क्वेश्चन ही निकाल लो। और पहला क्वेश्चन क्या आप लोग मुझे बताओगे आपकी बुक में 2020 वालों की बुक में पहला क्वेश्चन जो है उसमें ट्रेड रिसीवेबल 1,80,000 दे रखे हैं। हाँ जी, पहला क्वेश्चन कर रहे हैं हम जो एक्सरसाइज पीछे दे रखी है अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस में। उसमें कह रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग 2020 और 2019 की बुक के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन नंबर 1 ही है। कह रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग कंप्यूट करंट रेशियो। कह रहा है करंट रेशियो निकाल दो आप। अब आपको नीचे ट्रांजैक्शंस आइटम्स लिखी हुई हैं। तो हम पहले अब हमसे मान कह रहा है करंट रेशियो, तो हम लिखेंगे करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। अभी जो आएगा वो कर देंगे। अभी हम यहाँ पर लिखते हैं करंट एसेट कौन-कौन सी हैं, उनका टोटल कर लेते हैं ज़रा। और यहाँ लिख देता हूँ करंट लायबिलिटी, करंट एसेट और यहाँ करंट लायबिलिटी। अब मैं आपसे एक-एक आइटम पूछूँगा और मुझे बताना वो इन दोनों में से कहाँ आएगी या कहीं भी नहीं आएगी। मतलब ऐसा हो सकता है कि वो ना करंट एसेट हो, ना करंट लायबिलिटी हो। पहला पूछ रहा हूँ ट्रेड रिसीवेबल्स, क्या वो करंट एसेट या करंट लायबिलिटी में से कुछ होते हैं? हाँ, तो ये कह रहे हैं करंट एसेट होते हैं। तो ये लो मैंने यहाँ 1,80,000 लिख दिया। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है प्रीपेड एक्सपेंसेस, क्या प्रीपेड एक्सपेंसेस इन दोनों में से करंट एसेट होते हैं? तो ये भी मैं 40,000 यहाँ प्लस कर देता हूँ। उसके बाद अगला लिखा है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, क्या ये करंट एसेट या करंट लायबिलिटी होते हैं? ये भी होते हैं, तो ये लो 50,000 लिख दिया। उसके बाद अगला लिखा है मार्केटेबल सिक्योरिटीज़, तो मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ भी ना एक करंट एसेट ही होते हैं। ये क्या होते हैं ये थोड़ा आगे चल के बताऊँगा अभी, बट अभी आप देख लो मान लो मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ ना कंपनी ना एक इन्वेस्टमेंट करती है शॉर्ट टर्म के लिए, मतलब 3 महीने की होती है ये या 6 महीने के छोटे इतने मतलब 3-3 महीने की 6-6 महीने की होती है ये मार्केटेबल सिक्योरिटीज़। तो आपको पता है अगर इतनी कम टाइम की इन्वेस्टमेंट करी हो 1 साल से कम के लिए तो वो क्या होती है? करंट एसेट होती है, तो ये भी इसके अंदर ही आएगी। आगे बढ़ते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग, क्या वो करंट एसेट या करंट लायबिलिटी है? ये फिक्स्ड एसेट होते हैं, टेंजिबल एसेट होते हैं, है ना? फिर उसके बाद है बिल्स पेबल, बिल्स पेबल कहीं आएगा क्या? करंट लायबिलिटी होते हैं बिल्स पेबल, वेरी गुड। तो ये हम यहाँ पे प्लस कर देते हैं 20,000। फिर लिखा है करंट सॉरी सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स ये भी करंट लायबिलिटी है। अच्छा कोई बता सकता है कि बिल्स पेबल और सन्ड्री क्रेडिटर्स को जोड़ के क्या बनता है? वेरी गुड, उसको कहते हैं ट्रेड पेबल्स। अच्छा फिर आ गया डिबेंचर्स, डिबेंचर्स कहीं आएगा क्या? ये क्या होता है कि ये लॉन्ग टर्म लायबिलिटी होती है, नॉन करंट लायबिलिटी भी हाँ, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी कह लो या नॉन करंट लायबिलिटी कह लो, एक ही बात है। तो ये तो हमें तो करंट लेनी है, नॉन करंट थोड़ी लेनी है। उसके बाद है इन्वेंटरीज़, इन्वेंटरीज़ इन दोनों में से कहीं आएगी? शायद नहीं, कंफर्म ये करंट एसेट ही होती है। याद करो करंट एसेट में आपने 6 याद करे थे, उसमें एक इन्वेंटरी भी तो था। और याद नहीं भी है, फिर भी आप लोगों ने 11th में भी पढ़ा है कि जो स्टॉक होता है, वो एक आपकी करंट एसेट होती है। तो इन्वेंटरी तो है ये स्टॉक। तो ये 80,000 और प्लस कर देता हूँ मैं इसमें। और आगे बढ़ते हैं, फिर लिखा है एक्सपेंसेस पेबल मतलब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ये एक करंट लायबिलिटी होती है, वेरी गुड। तो ये 80,000। अब इसको ज़रा टोटल कर लेते हैं, ये कितना आएगा? 1 80 80 कितना हो गया? 2 60 3 और 1 4 लाख हो गया इसका करंट एसेट का टोटल और करंट लायबिलिटी का 2 लाख। तो करंट एसेट हो गई 4 लाख, करंट लायबिलिटी हो गई 2 लाख। तो इसको काटेंगे तो हमारा जो रेशियो आएगा वो आएगा 2:1, 2/1 दैट इज़ 2:1। तो ये हमारा आंसर हो गया। मेरे ख्याल कोई इतनी मुश्किल वाली बात नहीं थी, आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो ये आपका पहला क्वेश्चन था, तो अब क्या मुश्किल है करंट एसेट और करंट लायबिलिटी ढूँढना? हाँ, आसान तो है, लेकिन कभी-कभार क्वेश्चन घुमा के दे देता है, जैसे कि इससे अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आप लोगों का यही है, जिसमें टोटल एसेट्स दे रखी है 5 लाख रुपए, ऐसा ही क्वेश्चन है? हाँ जी, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 करने से पहले एक एक मैं ना टेबल कह लो, टेबल नहीं बैलेंस शीट बनवा रहा हूँ। उसको आपको लर्न करना है। लर्न क्या वैसे आप लोगों को पता है,
लेकिन उसको कराने का रीज़न क्या है? उसको कराने से आपको ये फ़ायदा होएगा कि आपको कुछ फ़ॉर्मूले इस चैप्टर के याद हो जाएँगे। मतलब आपको अब रटोगे थोड़ी, 15 तो आपको वही याद करने पड़ेंगे। इस चैप्टर के जो फ़ॉर्मूले हैं, 15 रेशियो हैं, उसके अलावा भी और भी कुछ फ़ॉर्मूलेज़ हैं जो याद करने पड़ेंगे। तो मैं अब जो चीज़ बना रहा हूँ, उससे आप लोगों को कुछ फ़ायदा होने वाला है। आपको फ़ॉर्मूले याद करने में आसानी रहेगी। तो मैं एक बैलेंस शीट बना रहा हूँ। आप लोगों ने कंपनी की बैलेंस शीट देखी है। कंपनी की बैलेंस शीट कैसे होती है? ऊपर लायबिलिटी आती है और फिर क्या आती है? एसेट आती हैं। लेकिन अगर आप लोगों ने जब पहले बैलेंस शीट पढ़ी हुई है, जो उससे पहले कंपनी से पहले जितनी बैलेंस शीट पढ़ी, तो उनका फॉर्मेट कैसा होता था बैलेंस शीट का? इस तरीके से होता था, है ना? ज़रा देखो, इस तरीके से होता था ना जो आपने पढ़ रखा है। ये हो गया एसेट, ये हो गया लायबिलिटी। अब समझना मैं क्यों आपको ये चार्ट बना रहा हूँ या ये बैलेंस शीट बना रहा हूँ। अब देखना, यहाँ पे क्या आता है, अगर मैं इसको जैसे कंपनी की बैलेंस शीट को अगर मैं इस फॉर्मेट में बनाऊँ, तो पता है क्या आएगा? सबसे पहले यहाँ क्या आएगा? शेयर होल्डर्स फंड। और क्या आएगा यहाँ? नॉन करेंट लायबिलिटी। और क्या आएगा? करेंट करेंट लायबिलिटी। ये आएगा ना, और यहाँ क्या आएगा? नॉन करेंट एसेट और करेंट एसेट। यही पढ़े हुए हैं ना हमने। अभी जो हमने बैलेंस शीट याद करी थी, मैंने आपको क्या कहा था कि मेन हमारे 5 हेड हैं, उसके अंदर फिर उसके पार्ट आते रहते हैं। मेन लेकिन 5 हैं। जैसे शेयर होल्डर फंड के अंदर 2 आते हैं, नॉन करंट लायबिलिटी में 4 आते हैं, करंट लायबिलिटी में 4 आते हैं, नॉन करंट एसेट में 5 आते हैं और करंट एसेट में 6 आते हैं पार्ट। बट एक्चुअल में मोटा-मोटा तो यही है ना, तो मैं इनको नंबर दे रहा हूँ 1, 2, 3, 4, 5। मतलब शेयर होल्डर फंड को 1, नॉन करंट लायबिलिटी को 2, करंट लायबिलिटी को 3, ऐसे-ऐसे करके मैंने इनको एक नंबर दे दिए हैं और इनको भी मैंने नंबर दे दिए। ये हो गया 6 और ये हो गया 7। मतलब ये क्या है? 6 मतलब क्या हो गया? टोटल लायबिलिटी और 7 हो गया टोटल एसेट। यही हो गया ना? सही बोला मैंने? ठीक है, अब समझना मैंने इतना बड़ा काम करा है, ऐसे इसका टाइम लगाया है, क्या मतलब है इसका? ज़रा समझना। मैं कुछ चीज़ें लिखूँगा, देखना क्या मैंने सही लिखी हैं? 6 इज़ इक्वल टू 7। सही लिखा है क्या मैंने? ये बात सही है? 6 इज़ इक्वल टू 7 होता है कि नहीं होता? टोटल एसेट इज़ इक्वल टू टोटल लायबिलिटी होती है कि नहीं होती? 6 इज़ इक्वल टू 7 होता है कि नहीं होता? हाँ, मैं वही तो कह रहा हूँ, कुछ फ़ॉर्मूले बना रहा हूँ, जिसमें 6 इज़ इक्वल टू 7 लिखा है मैंने। 6 किसको माना है मैंने? टोटल लायबिलिटी और 7 टोटल एसेट। तो 6 इज़ इक्वल टू 7, ये बात सही लिखी है मैंने? ये ठीक एक सिच वो लिखी है मैंने इक्वेशन, ठीक है ना ये? कोई डाउट तो नहीं है इसमें? ठीक है, अब अगला देखो, वर्किंग कैपिटल। ये आपका आगे काम आने वाला है, तो अभी इसको हम अभी समझ लेते हैं। वर्किंग कैपिटल क्या होता है? देखो आपके अगले क्वेश्चन में नाम भी है वर्किंग कैपिटल, थर्ड क्वेश्चन में। अभी तो हम सेकंड करेंगे, लेकिन थर्ड में लिखा है वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल क्या होता है? वर्किंग कैपिटल होता है 5 माइनस 4। 5 माइनस 4 मतलब खुद ही समझ जाना है आपको क्या बोल रहा हूँ मैं, ज़रा बताओगे वर्किंग कैपिटल क्या होता है? 5 माइनस, सॉरी 5 माइनस 4 नहीं, 5 माइनस 3। तो बताएगा कोई? 5 माइनस 3 का मतलब क्या लिखा है मैंने? क्या कहना चाह रहा हूँ? हाँ, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, ये क्या हो जाता है आपका? वर्किंग कैपिटल। आगे चल के आपको आने वाला है कैपिटल एम्प्लॉयड। इसकी है ना, आपको फ़ोटो भी क्लिक करके भेज दूँगा, क्योंकि ये आपके बहुत काम आने वाले हैं। देखो, ये तो रेशियो भी नहीं है, लेकिन ये कुछ ऐसे फ़ॉर्मूले हैं जो आपको इस चैप्टर में काम आएँगे और आपको पता भी होने चाहिए। कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है? कैपिटल एम्प्लॉयड होता है 1 प्लस 2। 1 प्लस 2, कैपिटल एम्प्लॉयड 1 प्लस 2 का मतलब क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, कोई बताएगा? कैपिटल एम्प्लॉयड इज़ इक्वल टू 1 प्लस 2। क्या हो गया इसका मतलब? 1 प्लस 2 मतलब क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? नॉन करंट लायबिलिटी, वेरी गुड। अब कहीं लिखा हो डेट। डेट का मतलब होता है
लॉन्ग टर्म अगर क्वेश्चन में सिर्फ डेट लिखा है तो उसका मतलब क्या होता है वो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी या बोरोइंग्स या फिर इसको आप नॉन करंट लायबिलिटी भी कह सकते हो। सही बोल रहा हूँ मैं? नॉन करंट लायबिलिटी मतलब मैंने क्या बताया था लॉन्ग टर्म की, है ना? हाँ, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी मतलब ये। तो मतलब मैं इसको डेट को मतलब नंबर 2 लिख सकता हूँ। अगर क्वेश्चन में कहीं पे लिखा है आपको पूरे इस चैप्टर में कहीं पे लिखा है डेट, तो डेट का मतलब क्या मानोगे आप? कि वो नॉन करंट लायबिलिटी की बात कर रहा है, अगर सिर्फ डेट लिखा है, ठीक है? हाँ, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स या नॉन करंट लायबिलिटी या नॉन ठीक है, कन्फ्यूज़ नहीं होना। लॉ मतलब सिर्फ डेट लिख देगा, डेट मतलब आप क्या मानोगे कि वो 2 नंबर की बात कर रहा है, 2 नंबर मतलब नॉन करंट लायबिलिटी जिसके अंदर 4 आते हैं ना हेड आपको पता है, तो वो उसकी बात कर रहा होगा। अगर क्वेश्चन में कहीं लिख दिया टोटल डेट, क्या लिख दिया? टोटल डेट, तो टोटल डेट जब लिखा होगा उसका मतलब होगा 2 प्लस 3। जब कभी क्या लिख देगा टोटल डेट तो उसका मतलब क्या मानोगे आप? 2 प्लस 3 मतलब कि टोटल डेट का मतलब हो गया सारा उधार। टोटल डेट मतलब जितना भी उधार है, तो जितना उधार क्या होता है? उधार 2 तरीके का हो सकता है, लंबा उधार और छोटे टाइम का उधार। तो इसलिए उसमें क्या आ जाएगा 2 प्लस 3 मतलब नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी। लेकिन अगर सिर्फ कहेगा डेट, तो उसको हम क्या मानते हैं कि सिर्फ बड़े वाले जो उधार है, लंबे टाइम के जो उधार हैं, नॉन करंट लायबिलिटी। ठीक है? क्लियर है? इसमें डाउट तो नहीं आएगा कोई? नहीं आएगा। इसकी मैं फ़ोटो खींच के आपको भेज दूँगा क्लास के बाद। अब इसको करता हूँ साइड, क्योंकि एक आधे फ़ॉर्मूले अभी और भी बन सकते हैं, तो इसलिए इस पेज को मैं सँभाल के रखूँगा आगे के लिए, क्या पता एक आधा फ़ॉर्मूला और निकल कर आ जाए इसमें, तो इसको भी हम रख रहे हैं साइड। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये आपको मैं भेज तो दूँगा फ़ोटो खींच के जो है, लेकिन ये ना आपको अभी याद भी हो जाना चाहिए। ये अब इसको छोड़ो जो नीचे है, ये याद हो जाना मेरे ख़्याल इसको याद करने में तो कोई दिक्कत नहीं है, ये जो मैंने बैलेंस शीट बनाई है। हाँ, तो जब ये याद हो जाएँगे तो ये भी आपको थोड़े टाइम बाद खुद ही आप ये भी याद हो जाएँगे, कि भाई टोटल लायबिलिटी इज़ इक्वल टू टोटल एसेट होता है। अब आप कहोगे सर ने इतनी छोटी बात क्या लिखवाई है 6 वो तो हमें पता ही है, लेकिन अभी आगे क्वेश्चनों में काम आएगी और तब आप फँसोगे। तब मैं आपको ये वाला टेबल जो है, ये जो मैंने एक पेज है, इसको मैं तब दिखाऊँगा। अभी मैं कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हम करते हैं, ज़रा समझना क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कैलकुलेट करंट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। तो पहले तो मैं करंट ऐसे एग्जाम में भी ऐसे ही करना है। पहले आप सबसे ऊपर लिख देना करंट रेशियो और उसका फॉर्मूला लिख देना करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। ठीक है, अब इसको यहाँ पर फिर जगह छोड़ देना, क्योंकि करंट एसेट जो आएगी, करंट लायबिलिटी जो आएगी, वो हम उतार देंगे। अब हम बढ़ते हैं आगे। इस क्वेश्चन में जरा ध्यान से देखना क्या लिखा है, मैं क्वेश्चन को पढ़ रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि ना टोटल एसेट जो है ना, वो कितनी है, क्वेश्चन में कितनी दी हुई है? 5 लाख रुपए। टोटल एसेट कितनी दी हुई है? 5 लाख रुपए। उसके बाद आगे क्या दिया हुआ है? आगे लिखा है फिक्स्ड टेंजिबल एसेट्स। नहीं, फिक्स्ड टेंजिबल एसेट लिखा है, ये नहीं लिखा आप लोगों की बुक में? टोटल एसेट है 5 लाख रुपए। ध्यान से देखो, कंफ्यूज नहीं होना। सबसे पहले लिखा है टोटल एसेट 5 लाख रुपए, फिर लिखा है फिक्स्ड टेंजिबल एसेट 2,50,000 रुपए, फिर लिखा है शेयर होल्डर्स फंड 3,20,000 रुपए, फिर लिखा है नॉन करंट लायबिलिटी 1,30,000 रुपए और फिर लिखा है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 1,50,000 रुपए। यही क्वेश्चन है ना आपकी बुक में भी? अलग तो नहीं है इससे कुछ? यही क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्या इन 5 इन्फॉर्मेशन, जो 5 इन्फॉर्मेशन दे रखी है हमें, क्या आप लोग इससे हमें क्या ढूँढना है इससे? ये जो 5 इन्फॉर्मेशन है, इससे हमें क्या ढूँढना है, कोई बता सकता है? हमें करंट एसेट और करंट लायबिलिटी निकालनी है। तो ज़रा सोचो कैसे निकल सकता है? ये टेबल अगर मैं आप लोगों के आगे रख देता हूँ, अब कोशिश करो कि क्या अब हम करंट एसेट और करंट लायबिलिटी निकाल सकते हैं? सोचो ज़रा, निकाल सकते हैं? देखो, मैं एक आपको बताता हूँ करंट एसेट कैसे निकल जाएगा। अगर मैं टोटल एसेट में से नॉन करंट एसेट माइनस कर दूँ, क्या मेरा करंट एसेट आ जाएगा या नहीं? सोच के बताओ ज़रा। क्योंकि टोटल एसेट में 2 ही चीज़ें होती हैं, नॉन करंट एसेट और करंट एसेट। तो अगर मैं टोटल एसेट में से नॉन करंट एसेट माइनस कर दूँ, तो क्या मेरा करंट एसेट नहीं आ जाएगा? मैं कह रहा हूँ अगर 7 - 4 कर दूँ,
तो क्या मुझे 5 नहीं मिल जाएगा? येस और नो? सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा? ठीक है। तो क्वेश्चन में टोटल एसेट तो दे रखी है, 7 नंबर मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 5 लाख रुपए लिखा है टोटल एसेट। अगर मैं नॉन करंट एसेट ढूँढ दूँ, तो मेरा काम बन जाएगा। ज़रा देखते हैं कि क्या क्वेश्चन में नॉन करंट एसेट की इन्फॉर्मेशन दे रखी है? तो नॉन करंट एसेट की इन्फॉर्मेशन बताओ ज़रा दे रखी है। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट लिखी है। ये कह रहे हैं कि सर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट लिखी है 1.5 लाख रुपए। सिर्फ यही है? क्या और कुछ नहीं आएगा नॉन करंट एसेट में? ध्यान से देखो पाँचों इन्फॉर्मेशन में से। फिर इसलिए याद है, इसलिए मैंने कहा था आपको बैलेंस शीट याद होनी चाहिए। अब आप याद करो, अगर आप लोगों को बैलेंस शीट याद नहीं होती, क्या आप पता लगा सकते थे इसमें कि ये फिक्स्ड टेंजिबल एसेट जो है एक नॉन करंट एसेट का पार्ट है, या एक नॉन करंट इन्वेस्टमेंट जो है वो एक नॉन करंट एसेट का पार्ट है? इसलिए बैलेंस शीट याद कराई थी मैंने। आपको पेपर में बैलेंस शीट नहीं आएगी कि भई बैलेंस शीट बना के दिखा दो, जो आपके सर ने सिखाई थी, आपको वो बैलेंस शीट नहीं आएगी, लेकिन अब देखो आपको वो यहाँ काम आ रही है। तो हिमांशु ने कहा कि सर कि नॉन करंट इन्वेस्टमेंट जो है और फिक्स्ड टेंजिबल एसेट्स हैं, इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारी नॉन करंट एसेट आ जाएगी। तो ठीक है, जोड़ देते हैं। यहाँ पर लिख देते हैं कि नॉन करंट एसेट में हमें क्या जोड़ना पड़ेगा? एक फिक्स्ड टेंजिबल एसेट प्लस नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। अगर हम इन दोनों को जोड़ देंगे ना सर, तो हमें नॉन करंट एसेट मिल जाएगा। तो ठीक है, आप जोड़ दो फिर। फिक्स्ड टेंजिबल एसेट कितनी दी हुई है क्वेश्चन में? 2,50,000 रुपए दी हुई है। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कितनी दी हुई है सर? ये 1.5 लाख रुपए दी हुई है। दोनों का टोटल कितना आ जाएगा? 4 लाख रुपए आ जाएगा। तो अगर मेरे को अब करंट एसेट निकालनी है, तो मैं क्या कर दूं? टोटल एसेट पहले फॉर्मूला लिखेंगे, माइनस नॉन करंट एसेट। तो टोटल एसेट क्वेश्चन में दी हुई है 5 लाख रुपए, और नॉन करंट एसेट अभी हमने निकाली है 4 लाख रुपए। तो 5 लाख माइनस 4 लाख, 1 लाख रुपए हमारी करंट एसेट आ गई। तो मैंने वो यहाँ लिख दी, करंट एसेट में लिख दी मैंने, 1 लाख रुपए यहाँ निकाली है। अब बात करते हैं करंट लायबिलिटी की। क्वेश्चन आप लोगों के आगे है, ये टेबल भी मैंने आप लोगों की स्क्रीन पे रख दी है। अब आप मुझे कोशिश करो, आप लोग करंट लायबिलिटी निकालने की कोशिश करो कि देखो जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है, क्या हम उससे करंट लायबिलिटी निकाल सकते हैं? कोशिश करो एक बार। हाँ जी, अब हमें चाहिए करंट लायबिलिटी ना, तो करंट लायबिलिटी देखो कैसे निकलेगी। अब ये जो मैंने टेबल बनवाया था, इसको ध्यान से समझना। इस टेबल के अकॉर्डिंग मुझे करंट लायबिलिटी चाहिए, ये रही वो 3 नंबर चाहिए मुझे। देखो अब ध्यान से अगर आप क्वेश्चन में देखोगे, तो आपको ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें शेयर होल्डर फंड भी दे रखा है, नॉन करंट लायबिलिटी भी दे रखी है। तो इसका मतलब अगर मेरे को टोटल लायबिलिटी मिल जाए, तो मैं टोटल लायबिलिटी में से शेयर होल्डर फंड माइनस कर दूंगा और नॉन करंट लायबिलिटी माइनस कर दूंगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा? करंट लायबिलिटी मिल जाएगा। क्योंकि दिस प्लस दिस इज इक्वल टू ये बनता है। तो अगर मैं टोटल लायबिलिटी में से शेयर होल्डर फंड और नॉन करंट लायबिलिटी माइनस करूंगा, तो मुझे करंट लायबिलिटी मिल जाएगा। अब ये और ये तो मुझे क्वेश्चन में गिवन है। टोटल लायबिलिटी गिवन नहीं है, लेकिन मुझे टोटल एसेट तो गिवन है ना। और टोटल एसेट इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटी तो होता है। तो इसका मतलब टोटल एसेट अगर 5 लाख है, तो टोटल लायबिलिटी भी तो 5 लाख हो गई। और 5 लाख में से मैं ये 2 फिगर माइनस कर दूंगा जो क्वेश्चन में दे रखी है, ये गिवन है, तो उससे मुझे करंट लायबिलिटी मिल जाएगा। तो मैं सीधा पहले फॉर्मूला लिखता हूँ, जरा देखना। मैं लिख रहा हूँ कि करंट करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटी माइनस शेयर होल्डर फंड माइनस नॉन करंट लायबिलिटी। ये समझ जाना, नॉन करंट लायबिलिटी लिखा है। अब क्वेश्चन में टोटल लायबिलिटी हमें गिवन नहीं है, लेकिन यहाँ मैं नीचे तो लिख सकता हूँ कि टोटल एसेट इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटी इज इक्वल टू 5 लाख रुपए। तो टोटल लायबिलिटी 5 लाख रुपए है। शेयर होल्डर फंड कितना दे रखा है क्वेश्चन में? 3,20,000 रुपीज। और नॉन करंट लायबिलिटी कितनी दे रखी है?
वो दे रखी है 1,30,000 रुपीज़। तो ये हो गया 4.5 लाख, 5 लाख माइनस करेंगे तो आ गया 50,000। तो हमारी करंट लायबिलिटी आ गई 50,000 और हमारा जो रेशियो आ गया वो आ गया 2/1 दैट इज़ 2:1। क्लियर है इस क्वेश्चन में कोई डाउट तो नहीं है? बड़ा आसान सा था अगर आप लोग थोड़ा दिमाग बिल्कुल आसान तो नहीं कहूँगा, सेकंड क्वेश्चन ही थोड़ा इस तरीके से है, लेकिन आपको ना बनाना आना चाहिए क्वेश्चन। अब वो सीधी-सीधी इन्फॉर्मेशन आपको दे देंगे तो आप बच्चे थोड़ी हो, वो तो फिर मैं 5वीं क्लास से भी बच्चे से भी कह दूँ कि बेटा तेरे को रेशियो आता है ना निकालना, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, करंट एसेट ये-ये होती हैं, करंट लायबिलिटी ये-ये होती हैं, वैल्यू पुट कर दे, आंसर निकाल दे। ऐसा थोड़ी है, थोड़ा घुमा के क्वेश्चन आएगा तभी तो मज़ा आएगा करने में। तो इससे अगला क्वेश्चन अब मैं आपको करा रहा हूँ और क्वेश्चन नंबर 3 अब हम करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो 2020 और 2019 की बुक के अकॉर्डिंग क्या यही है हिमांशु करंट रेशियो 2.5 यही है क्या क्वेश्चन? करंट रेशियो 2.5 क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3 करंट रेशियो 2.5 ही है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 3 में इंफॉर्मेशन दी हुई है। कह रहे हैं जी करंट रेशियो जो है ना, करंट रेशियो है वो 2.5 दे रखी है। करंट रेशियो 2.5:1 नहीं लिखा तो ये खुद अपने आप समझने वाली बात है कि 2.5:1 कह रहा है मतलब 2.5/1 की बात कर रहा है। करंट रेशियो जो क्वेश्चन में दी हुई है वो 2.5:1 दी हुई है। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 6 है ये। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं हम 2020 की बुक के अकॉर्डिंग और क्वेश्चन नंबर 3 है ये 2019 की बुक के अकॉर्डिंग। हाँ जी, उसके बाद क्या है, कह रहा है वर्किंग कैपिटल दी हुई है। यहाँ लिख रहा हूँ वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल जो आपको क्वेश्चन में दे रखी है वो दे रखी है 1,50,000 रुपीज। ठीक है जी। उसके बाद आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी। मतलब आपसे करंट एसेट और करंट लायबिलिटी जो है ना वो पूछ रहा है। अभी तक आपको करंट एसेट और करंट लायबिलिटी दी हुई थी और आपसे करंट रेशियो मांग रहा था। अब इस क्वेश्चन में इसने उल्टा कर दिया, आपको करंट रेशियो दे दी, वर्किंग कैपिटल दे दी और कह रहा है कि करंट एसेट और करंट लायबिलिटी आप निकालो। तो हमने कहा ठीक है हम निकाल लेते हैं, कोई बड़ी बात थोड़ी है। तो अब हम जरा इसको निकाल रहे हैं, जरा समझना कैसे करेंगे, ध्यान से सुनना। करंट रेशियो क्या होती है? करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। शॉर्ट में लिख रहा हूँ, मुझे लगता है कि कोई ऐसी मुश्किल नहीं होगी कि आप नहीं समझ सकते। करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी होती है और करंट रेशियो आपको दी हुई है 2.5/1 और करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी ऐसे आ गया मतलब। ठीक है, तो अब आपके पास दो ऑप्शन है, ऐसे कर लो, लेट करंट एसेट इज इक्वल टू एक्स और करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू वाई। ठीक है जी, ऐसे मान लो। तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे, 2.5/1 इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई और अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो x इज इक्वल टू 2.5y आ जाएगा। सही बोला मैंने, x इज इक्वल टू 2.5y आ गया। ठीक है, एक एक इक्वेशन आ गई हमारे पास ये, तो मैं इसको यहाँ पर 1 करके छोड़ रहा हूँ। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, एक दूसरी इक्वेशन लेते हैं। वर्किंग कैपिटल क्या होती है? करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। और आपको पता है करंट एसेट को हमने माना है x, करंट लायबिलिटी को माना है y और वर्किंग कैपिटल है कितनी, 1,50,000। तो एक आपकी इक्वेशन बन गई ये। अब मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग हमारे पास एक इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 1.5 लाख और एक है x इज इक्वल टू 2.5y। तो क्या हम ये x की वैल्यू 2.5y यहाँ पुट कर सकते हैं? तो कर सकते हैं। तो यहाँ पर x की वैल्यू हमने लिख दी 2.5y, हमने यहाँ निकाली थी, माइनस वाई इज इक्वल टू 1,50,000। तो ये अब इसको सॉल्व करेंगे, ये आएगा 1.5y इज इक्वल टू 1.5 लाख और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओगे जरा? 1 लाख। y मतलब क्या आ गया हमारा, y किसकी बात हो रही है? करंट लायबिलिटी की। मतलब हमारी करंट लायबिलिटी कितनी आ गई है? 1 लाख रुपए आ गई है। क्या अब हम करंट एसेट भी निकाल सकते हैं? करंट एसेट भी निकाल सकते हैं, हाँ करंट एसेट भी निकाल सकते हैं। 2x की वैल्यू कैसे निकलेगी, ये x की वैल्यू
2.5 इंटू वाई, तो 2.5 इंटू वाई हमने 1 लाख निकाला है, तो ये आ गई 2.5 लाख, तो ये आ गई 2,50,000। तो करंट एसेट और करंट लायबिलिटी पूछा था, करंट एसेट 2.5 लाख, करंट लायबिलिटी 1 लाख। बताओ जरा, कुछ मुश्किल था इसमें? कोई ऐसा था कि नहीं हो सकता था? हाँ जी, क्वेश्चन नंबर अब हम कर रहे हैं 10 2020 की बुक के अकॉर्डिंग, और क्वेश्चन नंबर 8 2019 की बुक के अकॉर्डिंग। जरा देखो क्या कह रहा है। कह रहा है कंपनी की जो करंट एसेट है वो 4.5 लाख है, और करंट कंपनी की जो करंट लायबिलिटी है वो 2 लाख है। कह रहा है इसके बाद उन्होंने गुड्स परचेज करे उधार पर, तो अब बताओ क्या करंट रेशियो होगी? तो आप मुझे बताओ, अभी कह रहा है कि करंट रेशियो, हाँ जी, 4.5 लाख और 2 लाख ये है। मेरा आप लोगों से सवाल ये है कि अगर वो गुड्स खरीदती है कंपनी, तो क्या उसकी करंट एसेट में कोई फर्क आएगा? करंट एसेट बढ़ेगी घटेगी क्या? स्टॉक बढ़ेगा, करंट एसेट बढ़ेगी, 30,000 हम करंट एसेट में प्लस कर देते हैं। क्या उसकी करंट लायबिलिटी भी बढ़ेगी? क्योंकि उधार पे खरीदा है इसलिए, तो इसलिए करंट लायबिलिटी भी उसकी बढ़ गई, इसलिए अब हमारा आंसर 4,80,000 अपॉन 2,30,000 रुपए, और इसको सॉल्व करके जो आंसर आएगा वो हमारा आएगा 2.09:1। तो ये हमारी रेशियो हो जाएगी। ये उसने पूछा था परचेज के बाद। अच्छा एक बात बताओ, अगर इस क्वेश्चन में कहता कि उसने गुड्स ना कैश पे खरीदे हैं, तो भी हमारा क्या आंसर यही आता है या क्या होता? मैं आप लोगों से पूछना चाह रहा हूँ, तब क्या होता अगर लिखा था परचेज ऑफ गुड्स इन कैश? एसेट में ऐड हो जाता। हाँ मुझे बताओ क्या होता, मेरे को बताओ क्या करता मैं? 4.5 लाख में क्या करता और 2 लाख में क्या करता, मुझे ये जानना है। 4.5 लाख, नहीं मुझे अमाउंट बताओ। साढ़े, आवाज नहीं आ रही आई उसकी। 4.5 लाख में क्या करता? 4.5 लाख में क्या करता? 30,000 बढ़ा देते, और करंट लायबिलिटी में? तो आप दोनों का जवाब है गलत। करंट एसेट भी हमारी 4,50,000 ही रहती, क्योंकि गुड्स आए और कैश गया। गुड्स आए हैं, कैश गया है, तो 30,000 स्टॉक आया और 30,000 कैश चला गया। तो 4.5 लाख में 30,000 प्लस होना था और 30,000 ही माइनस होना था, तो वो 4.5 लाख ही रह जाता। और हाँ, हाँ, और करंट लायबिलिटी में कोई फर्क ही नहीं आता, तो हमारा आंसर यही रह जाता 4.5 लाख अपॉन 2 लाख। तो इसको जो सॉल्व करते हमारा जो आंसर आता वही हमारा आंसर रहता। ठीक है, क्लियर है? तो ये 2.25 शायद आता, 2.25 शायद हमारा अच्छा आंसर आता। तो 2.25:1 ही रहता रेशियो। तो ये देखना है ध्यान से, जब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा ना, कि कहाँ फर्क पड़ रहा है या कहीं। अच्छा लिखा होता कि हमने क्रेडिट पर बिल्डिंग खरीदी है, परचेज ऑफ बिल्डिंग ऑन क्रेडिट, तो उस केस में क्या होता, जरा समझाना मुझे। परचेज ऑफ बिल्डिंग ऑन क्रेडिट नीचे 2 लाख में बढ़ जाता, 4.5 लाख में क्या होता? वेरी गुड। हाँ हाँ, तो आपने ये देखना है कि जो ट्रांजैक्शन दे रखी है ना, तो क्या उसका इफेक्ट करंट एसेट और करंट लायबिलिटी पे पड़ेगा? अगर नहीं पड़ेगा तो यही आ जाएगा 4.5 लाख और 2 लाख ही। और अगर पड़ेगा तो क्या दोनों में पड़ रहा है, क्या प्लस में पड़ रहा है कि माइनस में पड़ रहा है, तो वो ध्यान से देखना है कि क्या पता क्या ऊपर वाले में प्लस माइनस हो रहा है, क्या पता नीचे वाले में प्लस माइनस हो रहा है, या दोनों में प्लस हो रहा है, या दोनों में माइनस हो रहा है, या दोनों में कुछ नहीं हो रहा है। इस तरीके से आपने जज करना है उसको कि क्या हो रहा है। क्लियर है? इस हिसाब से क्या कहा है मैंने? ठीक है, तो इस तरीके से आपने ये क्वेश्चन करने हैं। एक आधा क्वेश्चन और इस चैप्टर मतलब इस वाले टॉपिक का करंट रेशियो का रह गया है, उसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे। बाकी फिर हम आगे का चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। किसी को जितना आज हमने करा उसमें कोई डाउट है तो पूछ लो।